कपड़ों की होलियां जलाने लगे थे वो लोग। और वो बाद तक भी, इवन गांधी युग में भी ये बात जारी रहा। उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये हुआ कि 1911 में बंगाल का विभाजन जो है उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पीछे हटा। तो जो आनंद कुमार स्वामी का इंटरेक्शन है हिंदुस्तान के लोगों से, इस मूवमेंट में शामिल जो दूसरे लोग रहे उन लोगों के साथ। और एक दूसरी बात ये दिखती है, जब वो श्रीलंका में काम कर रहे थे 1906 से पहले, तो 1905 में लाला लाजपत राय ने श्रीलंका की एक यात्रा की। फिर उसके बाद दूसरी बात, जब उनके एग्जाइल की बात आती है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू होता है, तो जब उसको देखते हैं तो वहां भी वो दोनों लोग एक साथ अमेरिका में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम सिलसिलेवार ढंग से इन सारी घटना को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं। दिसंबर के आखिर में 1906 में वो श्रीलंका से 28 दिसंबर 1906 को श्रीलंका से हिंदुस्तान के लिए चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोई इतनी दूरी नहीं है कि वो कई दिन लगे हों। और उसके बाद उन्होंने देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग हिस्सों में जो जीवन है उसको देखने समझने का प्रयास किया। फाइनली वो कोलकाता पहुंचते हैं और उनकी दोस्ती टैगोर से थी। टैगोर की और कुमार स्वामी की दोस्ती ऐसी है कि वो 1906 से 1916 के बीच के जो 10 साल हैं, इन 10 सालों में उन्होंने करीब करीब हर साल हिंदुस्तान की यात्रा की और कई दफा उन्होंने 10 महीने एक साथ बिताए हैं। और इनमें से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने टैगोर फैमिली के साथ उनके घर में कोलकाता में बिताया। तो टैगोर और कुमार स्वामी के बीच के एसोसिएशन को जब आप खंगालते हैं, तो जो पैट्रियोटिक जील है इन दोनों में, देशभक्ति में, वो जो ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ है उसको एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरी चीज जो हिंदुस्तान में वो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उससे खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले उन्होंने श्रीलंका में एक ऐसी कोशिश की थी जिसमें उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिली, पर भारत में उनको अनुकूल माहौल दिखता है, तो उन्होंने उन सभी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की। और उस दौर के जितने बड़े नेता हैं सबके साथ उनके वन ऑन वन डायलॉग मिलते हैं, सबके साथ उनके बहुत करीबी संबंध मिलते हैं, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो विपिन चंद्र लाल काल युग के जो नेता हैं वो हों, विपिन टैगोर हों, तो उन सब के साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते मिलते हैं। हालांकि पिछले 100 सालों में जो दुनिया ने कुमार स्वामी को देखा, परखा, या उनके बारे में जो पब्लिक डोमेन में बातचीत रही है, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा आर्ट, कल्चर और मेटाफिजिक्स तक कन्फाइंड है। इस चर्चा का विषय एग्जाइल ऑफ कुमार स्वामी है। उसकी वजह यह है कि जो उनका काम आर्ट को लेके रहा, कल्चर को लेके रहा, उसकी वजह से उनको निर्वासित जीवन जीना पड़ा। ये नहीं, उनको जो निर्वासित जीवन की कहानी है उसकी पहली बात आती है कि आज से कोई 15 साल पहले
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में उनके बेटे डॉक्टर रामा कुमार स्वामी से उनके पास जो बची कुची आर्ट्स थी वो सब करीब 5 करोड़ रुपए में खरीदा। और उसके बाद जो है रामा कुमार स्वामी ने आनंद कुमार स्वामी की परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उस पर उन्होंने उनके जो कमेंट्स हैं उससे मुझे एक बात मिलती है कि वो ये बात कहते हैं कि 1916 में वो लंदन से 90 मील दूर एक गांव में रहते थे, ग्लुचेस्टरशायर में, जहां उनकी पढ़ाई की, उसी में वो गांव है। उस गांव में उन्होंने एक घर खरीदा 1905 में, 1906 में, जिसका नाम था नॉर्मन चैप। तो जो होम ऑफिस है, होम डिपार्टमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का और स्कॉटलैंड यार्ड, वो उनको लगातार परेशान कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और उस वॉर के बाद कुमार स्वामी फिर हिंदुस्तान की यात्रा पर आते हैं, जैसी यूजुअली उनके साथ चला आ रहा था। तो इसका और उससे एक साल पहले अमेरिका में, जो अमेरिका और कनाडा में गदर पार्टी के मूवमेंट है, वो जो क्रांतिकारियों की एक्टिविटीज थी, उनके साथ उनके कनेक्शन को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं और इन सब चीजों की वजह से ये बात समझते हैं कि वो जो उनकी एक्टिविटीज थी, जो आर्ट और कल्चर से एसोसिएट हैं, वो उसको समझते थे कि ये हाथी के दिखाने के दांत हैं, हाथी के खाने के दांत कुछ और हैं। तो उन पर ये आरोप स्कॉटलैंड यार्ड लगाता है कि ये क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़े हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि उनको लगातार ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज, होम डिपार्टमेंट के लोगों का आमना सामना करना पड़ रहा था। फाइनली वो इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने अमेरिका में निर्वासित जीवन बिताने के लिए अमेरिका जाने का तय किया। इससे पहले की यदि पृष्ठभूमि को देखें तो उससे पहले उनका कोई 10 साल का हिंदुस्तान और के साथ उनका एसोसिएशन मिलता है, जिसमें वो पहली बात जो है कि वो 1906 में हिंदुस्तान आते हैं। 1907 में वो लौटे लंदन और 1910 में उन्होंने इंडिया सोसाइटी शुरू किया वहां। इसी इंडिया सोसाइटी ने 1913 में टैगोर की वो किताब गीतांजलि छापी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो भारतीय कला साहित्य को, संस्कृति को उन्होंने डिफाइन करने का काम निश्चित तौर पर किया और लगातार वो इन सारी चीजों पर लिखते रहे। उसी दौर में उनकी जो श्रीलंका की संस्कृति है, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में अवश्य स्थानीयता का प्रभाव हर चीज पर है, लेकिन फिर भी उसके बाद एक किस्म की साम्यता भी है सामाजिक राजनीतिक जीवन में। तो इन दोनों चीजों को वो क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे और उन पर वो लगातार लिख रहे थे। उनकी जो किताबें हैं उस दौर की, यदि आप उस पर गौर करें तो वो एजुकेशन पर और जो स्वदेशी मूवमेंट है उस पर काफी सारी चीजें उन्होंने लिखी है। जब गांधी को हिंदुस्तान में आने के बाद जब उनका मूवमेंट शुरू होता है तो उसके पक्ष विपक्ष में भी वो तमाम तरह की बातें रखते हैं। और उससे पहले की बात है जब 1914 में अफ्रीका के एक्सपेरिमेंट के बाद गांधी लंदन जाते हैं
तो जिन लोगों ने उनको वहां रिसीव किया है उनमें जिन्ना और सरोजिनी नायडू के साथ एक प्रमुख व्यक्ति हैं कुमार स्वामी। तो हिंदुस्तान से जुड़ी जितनी सारी चीजें थी उससे उनकी ऐसी ही इंटीमेसी रही जैसे किसी भारतीय की हो। तीसरी चीज यह है कि वो अपने जीवन के आखिरी 30 साल अमेरिका में बिताते हैं और अंत में वो ये बात कहते हैं कि 1947 में 9 सितंबर को उनकी डेथ हुई, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो उन्होंने तिरंगा लहराया है बोस्टन में, उसका जश्न मनाया है। अभी रणधीर भाई वो उस टाइम के फोटोग्राफ साझा कर रहे थे हम सारे लोगों के साथ। एक दूसरी चीज जो उसी दौर में दिखती है कि एक तमिलनाडु के एक प्रोफेसर ने उसी दौर में उनका एक इंटरव्यू किया और एक सज्जन ने वो अगस्त 1947 में 22 अगस्त को शायद उनका डेट ऑफ बर्थडे आता है, तो एक सज्जन ने वो सेलिब्रेट करने के लिए उनके ऊपर एक किताब लिखी। तो वो उन सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। उसने बहुत अच्छा रिसर्च किया है राजा सिंघम ने। वो राजा सिंघम ने ही उनकी पहली बायोग्राफी, वो बायोग्राफी तो एक्चुअली नहीं है पर वो उनके ऊपर पहली दूसरी किताबें जो आई है, उनकी लिखी बहुत सारी किताबें हैं पर उनके ऊपर लिखी जो किताबें हैं वो राजा सिंघम ने इनिशियली 2 किताबें, एक 47 में और दूसरी 50s में उन्होंने लिखी। तो उनको पढ़ने से ये बात समझ में आता है कि हिंदुस्तान के साथ उनका कैसा रिश्ता था कि वो अपने आखिर में भारत आना चाहते हैं। दूसरी बात, वो वानप्रस्थ और सन्यास के कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे, तो वो वानप्रस्थ और सन्यास का जीवन जीना चाहते हैं। तीसरी बात कि वो हिमालयन फुटहिल्स में अपना वक्त बिताना चाहते हैं। और जो सबसे अहम बात है कि उनको जिस वजह से पहचाना गया वो आर्ट और कल्चर के अलावा एक दूसरी चीज है जो उनका मेटाफिजिक्स को लेके स्टडी है। आखिरी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनका रुझान भी उस ओर ज्यादा बढ़ता गया है। तो उनके बेटे रामा कुमार स्वामी इस पर बेहतर कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो उपनिषदिक टेक्स्ट है, जो वैदिक टेक्स्ट है, वो उस पर कमेंट्री लिखना चाहते थे। अब इस विषय में मैं कोई और बात करूं तो उससे पहले मुझे एक बात आपसे साझा करने की जरूरत महसूस होती है कि अपने मदर टंग के अलावा दूसरी भाषाएं जो बोलते और लिखते हैं उस भाषाओं के संदर्भ में उनकी समझ ये थी, अगर आपको उसको पढ़ने लिखने या बोलने में डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती है तो आपको उस भाषा पर एक किस्म की अथॉरिटी है। आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये भाषा बोली आती है। और ऐसे उनको 38 भाषाएं आती थी जिनको पढ़ते देखते हुए उनको किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं होती थी। इसमें चाइनीज नहीं शामिल है, जबकि उनको चाइनीज भी आती थी। और ये सब कुछ उन्होंने अपने टीनेज में ही सीख लिया था। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वो कितने बड़े जीनियस थे। तो मैं कायदे में अनंत कुमार स्वामी पर कोई अथॉरिटी नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। दूसरी बात कि इन सारी चीजों को जानने समझने में मेरे अपने जहन में जो क्वेश्चन खड़े हुए, मैं समझता हूं इस फोरम पे बहुत सारे विद्वान लोग शामिल होते हैं, तो मैं अपने उन सवालों को भी साझा करना चाहता हूं। जो कुछ मैं नहीं समझ पाया हूं आप मुझे अगर उसमें इनरिच करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो जो उनके एग्जाइल को लेके बात है कि इतनी बात तो साफ है कि कोई व्यक्ति कला संस्कृति को प्रमोट करने की बात करता है या उस पर किताबें लिखता है तो इस वजह से उनको निर्वासन की सजा मिले ऐसा तो मुमकिन नहीं है।
उसी दौर में लाला लाजपत राय निर्वासित थे। और दूसरी एक और बात है, वो 1914 में कांग्रेस का एक डेलीगेशन लंदन गया जिसके पार्ट थे लाला लाजपत राय। पर जब उनके लौटने की बारी आई तो उनको लौटने से मना कर दिया कि वो लौट नहीं सकते थे, और पूरे वर्ल्ड वॉर उनको लौटने नहीं दिया। उससे पहले ऐसा लाला लाजपत राय को 1907 में झेलना पड़ा था कि वो उस टाइम में जो 1857 की क्रांति को 50 साल पूरे होते हैं, वो भय अंग्रेजों में व्याप्त था, और उसको ब्रिटिश प्रेस ने हिस्टीरिया ऑफ सिपाही म्यूटिनी कहा। जिन लोगों से उनको भय था उनको सजा मिली, उसमें बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लोग थे। तो लाला जी ने उस पर अपनी पहली बायोग्राफी लिखी थी, स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, जिसमें उनको जो रंगून के जेल में रखा गया उसकी कहानी लिखते हैं। तो ये बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिन लोगों को निर्वासन की सजा मिली ब्रिटिश इंडिया में या ब्रिटिश एम्पायर में, उसके पीछे ये वजह था कि जिन लोगों से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का डर था कि ये हमारी सत्ता को, हमारे सिंहासन को ध्वस्त कर सकते हैं, उन लोगों को ऐसी सजा दी जाती थी। अब मैं ये बात समझता हूं कि उनका आर्ट और उनकी बुक्स जो है वो ऐसी वजह होगी जो कल्चर पर काम करना, भारतीय संस्कृति या श्रीलंकन संस्कृति की बात करना, या इस उपमहाद्वीप की जो चीजें हैं, जो परंपराएं हैं, उनकी बात करना, उसकी उसकी वजह से ये सजा मिलती हो, ये बात मुमकिन नहीं है। इसकी वजह तो वही पॉलिटिकल ही होगी कि अगर उनको ये फेयर दिखता है कि इससे हम सेफ नहीं हैं, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश एम्पायर को, वो दौर था जिसमें कहते थे कि क्वीन विक्टोरिया के राज में सूर्य अस्त नहीं होता है। तो ये जो सूर्य के अस्त होने का भय है, यही भय उसकी वजह रहा होगा। अब इसको ट्रेस करते हुए जो थोड़ी बहुत चीजें मैं खोज पाता हूं, उसमें दो चीज मुझे दिखती है कि 1915 की भारत यात्रा के बाद जब वो लौटते हैं, तो उसके बाद लंदन में, इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया, जबकि उनके पिताजी खुद ब्रिटिश एलिट्स में शामिल रहे, वहां के ऑर्नामेंटल पर्सनालिटीज में से थे। उनकी माताजी वो हर सुबह क्वीन विक्टोरिया को मिलने वाले लोगों में उनकी कोर्ट की मेंबर थी। तो ऐसे एक व्यक्ति को इस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़े, वो बेवजह नहीं होगा। उसके पीछे की जो वजह है उस पर जवाब देते हुए रामा कुमार स्वामी ने लिखा है कि जब 1907 में वो इंग्लैंड लौटे, उसके बाद लगातार उनके घर में वो सब लोग जो भारत की आजादी के लिए इंग्लैंड में प्रयास कर रहे थे, उन सब लोगों का जमावड़ा उनके घर में होता रहा। ये तब तक जारी रहा जब तक कि उनसे उनका वो घर सरकार ने सीज नहीं कर लिया। ये बात रामा कुमार स्वामी ने लिखा है। मैं इसको दूसरे सोर्सेज से कोरोबरेट करने की कोशिश करता हूं, तो अब तक मुझे कुछ ऐसे पेपर्स नहीं मिले हैं, पर जो चीजें मुझे मिली कि वो कुमार स्वामी के जो 1916 की चिट्ठियां हैं, उन चिट्ठियों में उन्होंने रोथेंस्टिन को जो चिट्ठी लिखी है उसमें इस बात का ब्यौरा लिखा है, जिससे ये बात समझ में आती है कि किस तरह से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट, स्पेशली होम डिपार्टमेंट और स्कॉटलैंड यार्ड इस वजह से परेशान कर रहा था कि उनका जो भारत में आजादी का आंदोलन चल रहा था उसमें पार्टिसिपेशन है, और इवन क्रांतिकारियों से, गदर पार्टी के लोगों के साथ उनका एसोसिएशन है। दूसरी एक और बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में एकदम शुरू होते ही
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया जिसमें हर आदमी को वॉर में शामिल होने के लिए कहा गया था, और ऐसे लोग जो सीधे सीधे वॉर में नहीं शामिल हो सकते उनके लिए कुछ सिविलियन लोगों के जो रोल है वो तय किए थे कि वो सीधे सीधे वॉर में तो नहीं शामिल हो गए, पर वो दूसरी एक्टिविटीज जो हैं जो उसमें शामिल हो गए। तो आनंद कुमार स्वामी ने इन दोनों चीजों से मना कर दिया। जब उन्होंने इस बात से मना किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो शिकंजा और कसता गया। फिर जब उनको ऐसा लगा कि उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जेल में डाल देगी तो उन्होंने अपने एक मित्र जो उस टाइम में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड डिजाइन पढ़ाते थे, डेनमन रॉस, उससे बात किया। वो कायदे में जो बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स रहा उसके एक ट्रस्टी थे। तो उन्होंने उनका जो सारा आर्ट कलेक्शन था उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट बोस्टन म्यूजियम के लिए खरीद लिया। और जो दूसरी बात हुई कि उनको अमेरिका में वहां बोस्टन म्यूजियम में नौकरी मिल जाए इस बात की कोशिश की। तो उनको एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर 1917 से बोस्टन म्यूजियम ने एंगेज किया आर्ट क्यूरेटर का, ओरिएंटल आर्ट क्यूरेटर का, और ये डिपार्टमेंट उनके साथ ही वहां क्रिएट हुआ। और उसको इनिशिएट करने के लिए जो शुरुआत की चीजें हैं वो सारी चीज भी आनंद कुमार स्वामी से ही प्रोक्योर किया था। हालांकि उनको तनख्वाह के नाम पे बड़ा टोकन सा वो मिलता था, लेकिन उनको बहुत सारी चीजें पीछे से विरासत में मिलती हैं, तो उस वजह से वो उस टोकन सैलरी पर काम करने के लिए एग्री हुए, जो हर साल वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है। और ये 1947 तक जारी रहा। इसके अलावा जो दूसरी चीज रॉस ने उनके लिए किया कि हार्वर्ड में उनके सीरीज ऑफ लेक्चर्स हुए, और अमेरिका के दूसरे दूसरे यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनकी सीरीज ऑफ लेक्चर्स हैं जो उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है कि उस टाइम के जो सबसे प्रतिष्ठित जर्नल्स रहे, पब्लिकेशंस रहे, उन्होंने उनके काम को पब्लिश किया है। तो वो अपने दौर के जो भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया भर में बड़ा नाम कमाया, शोहरत पाई और दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स को प्रभावित किया, उनमें कुमार स्वामी बहुत ऊंचा नाम है। उनके कद का कोई दूसरा खोजिए तो मिलना मुमकिन नहीं है। उनकी डेथ के 20 साल बाद बोस्टन म्यूजियम में ठीक उसी पोजीशन पर बांग्लादेश के एक व्यक्ति को एंगेज किया जिनका नाम था प्रतिपादित्य पाल। पाल साहब ने वहां बहुत ज्यादा टाइम तक तो काम नहीं किया, कोई 2-3 साल ही वो बोस्टन म्यूजियम को अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुमार स्वामी के विषय में लिखा है तो वो ये बात कहते हैं कि 19th सेंचुरी के एंड में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की जमीन पर उतरने के बाद अमेरिका को जिस तरह प्रभावित किया, कुमार स्वामी का प्रभाव उससे वो रत्ती भर कम नहीं आंकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये एक बहुत सीरियस बात है। दूसरी एक और बात है कि स्वामी विवेकानंद ने जो सारा काम अमेरिका में किया वो इंडियन फिलॉसफी और हिंदू धर्म से जुड़ी चीजें थी। फिर वो क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित होते हैं और उन्होंने सर्वधर्म समन्वय की बात की, बुद्धिज्म से भी वो प्रभावित होते हैं। उन्होंने नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प वहां से लेके वो इंडिया आते हैं और यहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण मिशन शुरू किया। फिर जो उसके ब्रांचेज जो है अमेरिका में, इंग्लैंड में और अलग अलग देशों में शुरू हुए। तो
ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सनातन धर्म की बात के साथ तमाम दूसरे धर्म के साथ समन्वय की भी बात है। वो उनके पहले लेक्चर से, जो शिकागो में उन्होंने पहला लेक्चर दिया था, उसमें भी उनका वो स्टैंड क्लियर हो जाता है। उसमें इतनी बात अवश्य है कि और सब धर्मों के साथ उन्होंने वो कुएं के मेढक वाली कहानी सुना के सनातन धर्म की जो हाइट है उसको डिफाइन करने की कोशिश किया है। तो ये जो धर्म के सनातन अवयव हैं, जो मेटाफिजिक्स पर आनंद कुमार स्वामी का काम है, आप उसको उस पर यदि गौर करते हैं तो वो रेने गुनेन जो फ्रेंच ऑथर था, और फिर एक स्विट्जरलैंड का एक आर्टिस्ट था, तो इन तीनों लोगों ने इसको 20th सेंचुरी में बहुत बेहतर डिफाइन किया है। पर वो जो बात थी जिस वजह से उनको ये सजा मिली, उसकी पृष्ठभूमि में यदि जाते हैं तो दो बातें साफ है कि जो उनकी लगातार इंडिया 10 सालों तक वो हर साल हिंदुस्तान आते रहे, 9 साल तक तो कम से कम आते ही रहे, 10वें साल में तो उनको अमेरिका जाना पड़ा और फिर वो वहीं के होके रह गए। उसके बाद ना उन्होंने, ना कभी वो इंग्लैंड लौटे और ना कभी वो इंडिया लौटे। आखिर में जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उनको ये बात समझ में आया कि अब वो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहा, तो वो हिंदुस्तान लौट सकते हैं। रामा कुमार स्वामी ने इस विषय में लिखा है कि उनका टिकट रिजर्व हुआ कि वो लौटेंगे, पर उससे ठीक पहले उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। इट वाज 9 सितंबर 1947। तो वो इस ख्वाहिश के साथ ही चले गए। तो वो जो बात है, जो उनका भारत की आजादी में योगदान की बात है, इस पर दो बातें हैं कि वो हर साल हिंदुस्तान आते हैं। उसके दो वजह थे कि भारत में जो आजादी की को लेके बातचीत चल रही थी, वो अपने लिए कुछ स्पेस तलाश रहे थे। दूसरी चीज, वो हिंदुस्तान में जो उस टाइम के जो आर्ट एंड कल्चर को एड्रेस करने वाले तमाम विद्यापीठ रहे, वो उनके साथ एक एसोसिएशन डेवलप करना चाह रहे थे, उसमें सेवा करना चाह रहे थे। इसके लिए उन्होंने बनारस में, इलाहाबाद में और जो बड़े सेंटर्स थे उन सब जगह उन्होंने इस बात की कोशिश की, पर उसमें उनको कोई सफलता नहीं मिली। तो जो सब कुछ उनको बोस्टन में मिला, वो ये बात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको ये हिंदुस्तान में मिलता, पर ऐसा हुआ नहीं। उनको दोनों ही जगह निराशा हाथ लगी। दूसरी बात कि जो उस टाइम का एजुकेटेड वर्ग था हिंदुस्तान का, जो मिडिल क्लास था, उन्होंने उसकी उन बातों पर कि जिस तरह उस टाइम में वो जो ब्रिटिश कपड़ों की को लेके बात है, और इवन जो डिजाइन पैटर्न कॉमन हुआ, कि वो एक ऐसा दौर था कि भारत के लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूलना ही बड़ी बात समझते थे। तो वो ये बात साफ साफ लिखते हैं कि किसी हिंदुस्तान के किसी पढ़े लिखे आदमी से आप बात करिए और उनसे पूछिए रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, गीता के बारे में, तो उसको कोई पता नहीं है। और उसको जो ब्रिटिश आर्ट है उनके बारे में पूछिए तो उनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। तो ये जो वेस्ट का इम्पैक्ट है वो इस कदर हावी था। हालांकि आज ये कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज वो नहीं है। जो कॉलोनियल माइंडसेट की बात है वो आज भी है, हालांकि अंग्रेज चले गए, लेकिन वो जो कॉलोनियलिज्म है वो हमारे माइंडसेट में अब भी है। तो ये जो सारी बातें रही, इस पर इतनी बात है कि वहां जो उन्होंने काम किया है, कि मैं अभी वो देख रहा था कि 1917 में उन्होंने वो सारा काम वहां शुरू किया बोस्टन म्यूजियम के साथ।
और 1918 में लाला लाजपत राय ने न्यूयॉर्क से एक मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया, यंग इंडिया, जो 3 सालों तक 1918, 1919 और 1920 हर महीने वो छपता था। तो उसके 36 अंक में कोई 16 लेख कुमार स्वामी ने लिखा है। पहले वो एक कॉलमनिस्ट की हैसियत से उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और आखिर के जो 6 अंक हैं उसमें वो उसके आर्ट एडिटर के तौर पर उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये उनका जो अमेरिका में निर्वासित जीवन का इनिशियल पार्ट है, उसमें ये सारी चीजें आती है। तो निश्चित तौर पर वो जो पाल साहब की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो काम वहां 19वीं सदी में शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम अमेरिका में कुमार स्वामी ने अपने ही अंदाज में किया है। तो हम सब लोगों को इन दोनों ही चीजों को देखने समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि मोटे तौर पर इस विषय में मैंने जो सारी बातें कहनी थी वो कह ली है। अब यदि आप सारे लोग कुछ इस पर पूछना चाहते हैं, इन सारी चर्चा को एनरिच करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी, आपका ये उद्बोधन बहुत ही शानदार रहा, और खासकर इसलिए भी शानदार रहा कि हम लोग बहुत ही सेलेक्टेड लोगों की मेमोरी को रखते हैं, क्योंकि जब भी बात स्वदेशी की होगी तो हम लोग महात्मा गांधी से शुरू करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धारा विचार स्वामी विवेकानंद से होते हुए, दादा भाई नौरोजी से होते हुए, पीसी पॉल से होते हुए, और वो जो पूरा का पूरा स्वदेशी आंदोलन की विरासत है, वहां से हमको देखना पड़ेगा। और उसकी प्रासंगिकता आज के समय कहीं ज्यादा है, क्योंकि जब हम पूरे विश्व में जिस तरह से पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के शक्तियों के साथ लड़ना जब असंभव सा हो गया है, तो हमको कुमार स्वामी जैसे लोग दिखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो सिर्फ गोल ही नहीं देते हैं स्वराज का, जबकि बल्कि वो एक रास्ता भी देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्वदेशी मूवमेंट न सिर्फ एक विरोध है, बल्कि कहीं ना कहीं वो एक रास्ता भी है जिससे हम आत्मनिर्भरता की ओर जा सकते हैं। और एक जो मूल भावना है कि फ्रीडम तब तक नहीं अचीव होगा जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं हो। और ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है कि हम इंडिया को सॉवरेन बना के भी अगर कॉलोनियलिज्म प्रैक्टिस हो, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम आज़ादी के बाद की जो प्रक्रिया है आज़ादी की, वो एक अधूरी सी लगती है। और उस मामले में कुमार स्वामी का जो पर्सपेक्टिव है वो हमको हमेशा एक मार्गदर्शन के रूप में काम आते रहेगा। और एक जो अलग विशेष पक्ष जो हमको कुमार स्वामी में रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंदो जैसे एक पूर्व मैच्योर फिलोसफर, आर्टिस्ट, क्रिटिक के रूप में देखने को मिलता है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पक्ष है जो हमें आज़ादी की प्रक्रिया को पूरा करने में हमेशा हमेशा के लिए मददगार रहेगी। तो अब हम प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी से निवेदन करेंगे कि वो अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य हम लोगों के सामने रखें। प्रोफेसर आनंद कुमार गिरी खुद भी बहुत ही गंभीर फिलोसफर है, और कुमार स्वामी जैसे फिलोसफर के ट्रेडिशन को वो पसंद भी करते हैं। तो आनंद भाई, ओवर टू यू।
Thank you so much, Kausalji, Ranveer Bhai, and all friends. Can you hear me? Yes, you are audible. Okay. So, thank you for this opportunity to be part of this conversation. Unfortunately, I have very limited realization of Kumaraswamy in terms of the journey that I have with him. So it is at a very early stage. So with that limitation, I just wish to offer some thoughts. For example, Kumaraswamy's approach to Indian art and mainly bringing the spiritual dimension of Indian art and his multiple locations, beginning with his birth in Sri Lanka, his study in England, and his his life with mainly women from Western cultures. He was married to English woman, and he had the blessing of living with 4 women from Western culture. So all these things, his own life experience, his study, his knowledge of many languages, is that he had multiple sources of experience of world culture. And at the same time, he tried to understand Indian art and culture. So that way, in his own experience, there was a sense of world culture, though he wrote about Indian culture and its spiritual dimension. So to understand this, according to Professor Deshpande, Saurabh Deshpande, who was a professor of philosophy at Pune, just as a preparation for this conversation, I am reading his very interesting article where he challenging us to look at Kumaraswamy, also not forgetting the frame of Orientalism. And he's talking about 2 kinds of Orientalism. One is the early colonial Orientalists, like Macaulay and others, but the liberal Orientalists. And he, Professor Deshpande, reads Kumaraswamy as a liberal Orientalist. So I just bring this as a way of understanding Kumaraswamy, that given the challenge of moving beyond colonialism, but that movement beyond colonialism also invites us to reflect upon the many explicit or implicit Orientalism that still might be there, as Professor Deshpande is saying, that it is also still there with Kumaraswamy. So this is a question to think further with. I am not passing a judgment about it. The other thing is that Kumaraswamy's this whole exploration of art and Swadeshi beyond the text itself, what we can read this in a spirit of the artistic dimension of Swadeshi. That is, that Swadeshi understood in its historical sense, the Swadeshi movement in Bengal, in which Sri Aurobindo had taken part, the Swadeshi movement in India, where Gandhi played a very important role, that in some ways there was also an artistic dimension in Swadeshi consciousness, which we find in different ways in Tagore, Gandhi, and Sri Aurobindo. Today, if we would have to revisit Swadeshi in multiple ways, for example, today we can revisit the challenge of Swadeshi in terms of the challenge of localization. We might know that with the limits of globalization, with the crisis of globalization,
there has emerged many-sided localization movement. 10 years ago, I was part of a conversation about this in Bangalore, which brought, thinkers like Helena Norborg, who wrote that book, The Ancient Future, about Bhutan, Rajagopal, and Manish Jain from Sikkanta. So this whole localization movement, and if we read it in terms of Ila Bhatt, the great Gandhian activist, in terms of 100-mile communities. So today, Swadeshi is manifesting in terms of this creative localization movement. And in this localization movement, art plays a very important role. It is the local art, the local museum, for example. Now, Kumaraswamy's work with the museum. Now, Kumaraswamy always challenged us not to museumize the museum objects. So, in fact, Chitabhai Chittaranjan Das from Odisha, who was a great lover of Kumaraswamy, in his realization of Kumaraswamy, Chitabhai always used to bring this question that while relating to cultural objects and cultural heritage, we must desist from a temptation of museumization. So that is the art and Swadeshi vis-a-vis the challenge of cultural creativity and our relationship with heritage. We can learn from Kumaraswamy the necessity to resist the temptation for museumization. Then what kind of interesting movements are taking place in museum space? For example, Indira Gandhi National Museum in Bhopal, that Manav Sangrahalaya, I remember taking part in a discussion in this in 1998 when Dr. K.K. Chakrabarty was the director. And that conversation of the museum brought philosopher Mrinal Miri, anthropologist B.K. Roy Burman, and the great statistical and archaeological anthropologist K.C. Sinha, Kailas Malhotra from Indian Statistical Institute, and myself and others. So again, Dr. Chakrabarty's effort as the director of the museum was to create live museums, in the sense that the people, their cultural objects, they are in the Manav Sangrahalaya, but not as a museumized object, but as a part of a living cultural space. So that way, Kumaraswamy's challenge for us not to museumize, but to relate to our heritage in a sense of the living spirit is very important. So we need to work and meditate with Kumaraswamy. But as it is just a question that today the whole question of aesthetics and art history has been interrogated in a foundational sense. I would just like to bring a question that Tolstoy has raised to Taraknath Das, a letter to a Hindu, that Taraknath Das Tolstoy has asked this question to Taraknath Das, that you are asking for independence from the Britishers, but have you realized the violence that the caste system is doing? So, and then Gandhi happened to read that letter that Tolstoy had written, and that was his first interest in Tolstoy. Therefore, when we are talking about art and Swadeshi and the independence movement and Kumaraswamy's engagement with Indian art and tradition, today as we engage with Kumaraswamy, we must bring the question of caste in Indian art, exclusion, and many challenges, both caste and gender. For example, I stay in Chennai, and now this is November, around 20th of December, Chennai would dance with the music festival. A great artist from Chennai, he is a great artist, and I'm just remembering his name. And he has been challenging the Brahminical kind of closure of the musical space.
and he has been creating spaces where the art would be coming to Dalit neighborhood, the fishermen communities, and the point is that our engagement with Indian tradition and the freedom movement, as we know that in the Indian freedom struggle, the question of caste and gender were questions, but Indian political freedom has not resolved that. Similarly, when we read Kumaraswamy today, it is not just to criticize Kumaraswamy, but that spirit of art and Swadeshi must visit the question of art, Swadeshi, caste, and gender freedom and help us move towards new realization of art, spirituality, and human potentiality. I would just like to conclude by submitting that to understand Kumaraswamy, it is helpful to understand him as part of an ecological field. Sri Aurobindo, Kumaraswamy, Swami Vivekananda, but also Pandita Ramabai. Pandita Ramabai was also visiting USA during Swami Vivekananda's time. And then also Krishnamurti. So these people have tried to go deeper dimensions of Indian religion as part of the human experiment. So reading Kumaraswamy's art and Swadeshi and Sri Aurobindo's Foundations of Indian Culture, for example, would be very helpful. Thank you for your kind attention. Thank you so much, Ananta Bhai, for your very deep intervention and very deep submission. Now I request respected participant to share some of your reflections on this presentation. So maybe we can start with Dr. Alok Tandonji reflections. Thank you, Ranjit ji. Can you hear me? Yes, Hello? yes. Yeah, actually my phone is not working well, so I could not hear properly. And also that because I have not studied Kumaraswamy's work and his biography, so I have very little to say about it. But I must thank the speaker for giving me a lot of information about Kumaraswamy's life and his contribution to Indian thought aesthetics and especially his influence in America. Unless I read further, I am not able to comment on anything. But I would like to ask a question that since Kumaraswamy was very much associated with Tagore, so was there any influence of Tagore on Kumaraswamy? And especially, I think, can we say that Kumaraswamy was not influenced by the anti-nationalism of Tagore? Because when we say that he was a nationalist and he was hosting Indian flag in Western, so was he internationalist or a nationalist or a cosmopolitan? Because Ananta has said that he was working on some sort of world culture. So how to relate these two, three things? I think it is the question that comes to my mind. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Alok Tandon. Now, I request other participants to also share their reflections, and then we will
ask Kaushalji to answer at the end of the session. So, Miniti Pradhanji, you are cordially invited to share some of your reflections. Hello, am I audible? Yes. Thank you so much. I would like to thank both the deliberations of Kausal Kisharji and Anant Bhai. It was very deep, and as you know, just getting introduced to. I have read few things before, but just getting introduced to these things. Newly, so cannot ask a question. So actually, but I must reveal that this invites us to learn more about, Anand Kumar Swami. So thank you for the opportunity. Thank you. May I invite Chandana Asani ji to share some of her reflections? Thank you so much for a very interesting lecture. Actually, a lot of history needs to be rewritten. Since I'm a women's studies student of women's studies, so this unearthing of history is a very much part of women's studies. And generally people think it's only women we are interested, women's studies only interested in women, it's about women, but it is not so. It just the way the speaker was bringing out different aspects of that time, no, it really even though it's America is talking about, and of course he kind of spoke about him coming to, like, he was bringing so many aspects together. Since I'm in Trichy, this is Tamil Nadu, and it's kind of a new world, a new India for me. So there are a whole lot of things we need to know about those times, and it's all the way learning. And I'm really grateful to Randhir for doing this these sessions and getting everyone together. And I really wish we could have, there is this whole group who is doing a research of unsung freedom fighters, and Satyamurthy is one of them, and the person is bringing out the art. That's why I wanted to attend. He's bringing out the art. In fact, I connected with him, but I don't think so he's able to get connected to this program. So I'll be really grateful if you could share your papers, the ones written in English. We can use them as reference also. So thanks a lot. Thank you so much. Thank you. Now I request Dr. G. Palaraj to share some of his reflections. You can see some friends, Protaniyat Dongadrai. I request MD Chandan Sahab to share his reflections. Thank you, Randeep. Actually, I do not know much about Anand Kumar Swami, but it's a learning. So I'm very thankful for this session, and I would like to read more and understand his artistic way in the freedom struggle. Thank you so much, Randeep. Thank you. I can see there is
Hello, is anyone there? We cannot hear anything. रणधीर जी नमस्कार. They are in the meeting. I think. Hello, we cannot hear. शुक्रिया आप सभी लोगों का कुमार Hello. स्वामी में इस दिलचस्पी के लिए और मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए. आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं रणधीर जी शक्ति देती हैं. इकलौता सवाल टंडन साहब का है. रणधीर जी आवाज आ रही है? आप सबको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रहे हैं. इकलौता सवाल टंडन साहब का है. उन्होंने बहुत आराम से और बड़ी साफगोई से खुद को कोई आधिकारिक एक्सपर्ट होने से खारिज किया है, परंतु उन्होंने जो सवाल उठाया है वो ठीक चक्रव्यूह के उसी हिस्से पर सवाल दागा है. तो इससे ये बात नहीं माना जा सकता कि आपकी विद्वता पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता. इस सवाल से ही अंदाजा लग जाता है कि इन सारी चीजों में इस सब्जेक्ट की आपको कितना गहरा अध्ययन है. मैं इस बात का कोई जवाब दूं उससे पहले मैं याद करता हूं पिछले हफ्ते का एक वाकया. 7-8 राउंड में मैंने आशीष नंदी जी से इस विषय में चर्चा की है और पिछले हफ्ते हम कोई घंटे भर इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे. एग्जैक्टली यही सवाल मेरे जहन में घूम रहा था और वो मैंने उनके सामने रख दिया कि वो जो बात है वो नेशनलिज्म और पैट्रियाटिज्म का जो डिबेट है उसी टाइम से पब्लिक डोमेन में खड़ा है. इतनी बात अवश्य है कि उन लोगों के बीच मित्रता थी, टैगोर की और कुमार स्वामी की बहुत गहरी मित्रता थी. ऐसी ही मित्रता उनकी गांधी से भी थी, लाला लाजपत राय से भी थी. दोनों धरा के जो पैट्रियटिज्म की पैरोकार हैं उनसे भी उनकी दोस्ती है और नेशनलिज्म के जो पैरोकार हैं उनके साथ भी उनकी दोस्ती है. पर उनका अपना हर मामले पर ओपिनियन है. वो किसी मामले पर ऐसा हो कि जो है किसी और की बात उनके माथे पर हावी हो जाती हो, ऐसा उनका पोजीशन नहीं है. तो ये दोनों चीज चल रहा है. इसके साथ एक तीसरी चीज भी दिखती है कि आज हम लोग बहुत सारी जिन चीजों को खारिज करते हैं उनमें से भी वो कई चीजों के पैरोकार हैं. तो ये सारी चीजें मुझे दिख रही है और मैं तराजू लेके चीजों को तौलने बैठा हूं. पर आज की डेट में मेरा पर्सनल पोजीशन ये नहीं है कि मैं उनमें से किसी एक सांचे खांचे का एक जजमेंट सुना दूं. मैं उस जजमेंट तक पहुंचूं इस दिशा में मेरी खोज जारी है और जिस दिन भी मुझे इस पर कोई वाजिब जवाब समझ में आता है तो निश्चित तौर पर टंडन साहब मैं आपसे वो साझा करके खुश होऊंगा. और दूसरी बात मुझे ये समझ में आती है कि आपसे वो साझा करना खुद को इनरिच करना होता है. तो ये बात बोल के मैं इन सारी बातों को आज विस्तार देता हूं और रणधीर भाई अगले 1-2 दिन में वो सारे पेपर्स आप सब लोगों से साझा करेंगे और ये बातचीत हम लोग जारी रखें. मैंने इस पर ये प्रपोज किया है कि मैंने 2-3 किताबें उस पर प्रपोज किया है जो आनंद कुमार स्वामी के विषय में जो उनके काम रहे. मैं इतनी बात समझता हूं कि वो अवश्य पिछली सदी के सबसे चर्चित लोगों में रहे. फिर भी उनके विषय में जो चर्चा हुई है, उनके विषय में जो काम हुआ है और उनके साथ जो भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को न्याय करना चाहिए उससे वो वंचित रह गए हैं. तो ये जो कमी है ये दूर हो, ये एक ऐसी कोशिश लगती है जो हम सब लोगों को करना चाहिए. मैं अखबार में लिखता हूं तो पत्रकारों को लाइसेंस होता है सवाल करने का. यूजुअली जवाब देना हमारा काम नहीं होता है. जो एक्सपर्ट हैं उनका काम जवाब देना होता है. हम तो सीखते हैं. तो मैं ये बात समझता हूं कि ये
कोशिश हम लोगों की जारी रहे। और जब हमारे पास कोई ऐसा सवाल मिलता है जिसको देश दुनिया को समझना चाहिए, तो हम वो सबसे साझा करते हैं। हमारे काम का यही अप्रोच रहता है। टंडन साहब ने अपने सवाल से मुझे इस बात को लेके इंश्योर किया है कि जिस दिशा में मैं बढ़ रहा था इन सारी बातों को लेके, वो ठीक है, उसी दिशा में बढ़ने की जरूरत है। पर इस पर आज कोई जजमेंट सुनाना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। जब एक ऐसी पोजीशन बनती है, मे बी बाय द एंड ऑफ द ईयर और द नेक्स्ट ईयर, तो हम लोग दोबारा इस सीरीज की दूसरी चर्चा रखेंगे। आज के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। इसी तरह ये हम लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना रहे और ये बात की, संवाद की ये परंपरा जारी रहे। संदीप भाई आपका शुक्रिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका शुक्रिया। जी, मैं मनोज जी से निवेदन करूंगा, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मनोज जी। मेरी आवाज आ रही है? नहीं, सवाल नहीं है जी, सवाल नहीं है, बस ऐसे ही छोटी मोटी टिप्पणी है। एक तो ये है कि जो हिंदुस्तान में जो कुछ कम लोग पढ़े गए और सर्वाधिक ख्याति लब्ध थे या उसके अधिकारी थे, उनमें से ये आनंद कुमार स्वामी जी भी एक हैं। और इनकी प्रतिभा को पहचानने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर 2-3 लोगों ने बहुत ढंग से इनकी प्रतिभा को पहचाना था, जिसमें महात्मा गांधी नंबर 1 पर है। महात्मा गांधी ने 1910 में ही इनकी किताब पढ़ ली थी, जो इनकी पहली किताब थी, एसेज इन नेशनलिज्म इन कैसे करके पहली जो किताब थी। तो और पढ़ करके उन्होंने अपने बेटे को चिट्ठी लिखा था कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए। उनको उस किताब से इतना लगाव था कि यहाँ तक बताया कि ये फला रैक में रखी है और फला रंग का कवर उस पर चढ़ा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। और उसमें संगीत के अलावा भी और बहुत सारी बातें दी गई हैं। दूसरे थे वासुदेव शरण अग्रवाल, जो उनको लगभग अपना गुरु ही मानते थे, और जो अंतिम जो चिट्ठी लिखी कि मैं हिंदुस्तान आकर बसना चाहता हूँ और अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ कहीं, तो वासुदेव जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब तीसरे जो थे वो कुबेर नाथ राय जी थे, जो इनको इनकी प्रतिभा को बहुत ढंग से पहचाना और उन्होंने इनको संज्ञा दी है भारतीय कला गौरव का उद्धारक या भारतीय कला का भगीरथ। दोनों विशेषणों से उन्होंने उनको नवाजा है। बल्कि उन्होंने आज से लगभग 50 वर्ष पहले अपनी जो किताब लिखी, उसमें एक निबंध में इन्होंने जिक्र किया है कि जब हिंदुस्तान अपना मुकदमा हार रहा था विश्व अदालत में, तो भारत के 4 वकील पैदा हुए। धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद, साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर और कला के क्षेत्र में आनंद कुमार स्वामी, और चौथा जो भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व था वो महात्मा गांधी ने किया। बल्कि कुबेर नाथ राय ने अपना एक निबंध संग्रह जिसका शीर्षक है कामधेनु, आनंद कुमार स्वामी को ही समर्पित किया है। और उसमें एक निबंध है नटराज पर, और नटराज निबंध लिखते समय उन्होंने कुमार स्वामी की बाह को पकड़ने की कोशिश की है, ठीक वैसे ही जैसे एक योग्य सुयोग्य उत्तराधिकारी चाहता है कि जो हमारे पूर्वज है उसके ज्ञान में कुछ और ऐड किया जाए। तो जो कामारी शब्द है काम धन अरि, उसकी जो व्याख्या की है कुमार स्वामी ने, उसमें कुछ उन्होंने ऐड करने की कोशिश की है कि यहाँ से इस एंगल से उन्होंने बहुत ढंग से देखा, पर इस एंगल से अगर देखे होते तो इसकी व्याख्या थोड़ी और विस्तृत हो जाती है भारतीय परंपरा के परिप्रेक्ष्य में। तो इतनी ही जानकारी केवल देनी थी, और शेष तो परिचयात्मक जो जानकारी दी वो बढ़िया है। आनंद कुमार स्वामी एक बड़े उद्भट आदमी है, उन पर तो निश्चित तौर पर एक आधे घंटे कार्यक्रम में शायद हम लोग ढंग से न बात कर पाए, और उन पर एक विस्तार से अगर आप सेमिनार कभी करें और उनके अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के चलें तो शायद और अच्छा काम हो। और निर्वासित हुए इसीलिए अच्छा किया, हिंदुस्तान से जो लोग निर्वासित हुए, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, गांधी हो, कोई हो, विश्व में आप देखेंगे जो लोग जब माइग्रेशन हुआ है और जो लोग माइग्रेट हुए हैं, उन लोगों ने ही अपने अपने देश के लिए, अपने अपने संस्कृति के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसमें से आनंद कुमार स्वामी है, और शायद माइग्रेशन उनकी नियति थी, और इतना अच्छा काम करने के लिए उनका निर्वासन होना, उनका निर्वासित होना भी बहुत जरूरी था। बस इसी टिप्पणी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हम लोग अब सेशन को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुज्ञान मोदी जी का आखिरी वक्तव्य लेके और उसके बाद
वोट ऑफ थैंक्स हम लोग करेंगे। जी सुज्ञान जी। नमस्कार, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं अभी अपनी पुस्तक देख रहा था कि यशोदा सेंट्रल जेल में जब गांधी जी थे तो उन्होंने वहां पे करीब 150 पुस्तकें मंगा के पढ़ी। उसमें एक पुस्तक कुमारस्वामी जी की भी है। तो उस समय 150 किताबें पढ़ी, उसमें उनको भी पढ़ा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है और आज के संवाद के प्रति मैं बहुत आकर्षित हुआ। बहुत सरल भाषा में कौशल किशोर जी ने जो बात कही और सब वक्ताओं ने कही, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आयोजन के लिए आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमको याद आता है आनंद कुमारस्वामी गांधी जी के बारे में कहते हैं कि आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर महात्मा गांधी's वर्क in this field by his advocacy of satyagraha. He reminded India of her most ancient ideals and is not only a teacher for India but a Jagat Guru. But non-violence, as he also knows, is not merely a matter of refraining from visibly violent actions. It is a matter of making peace with ourselves, one of learning to obey our inner man, for none but the outer man, our ego, is aggressive. तो ये गांधी जी के विचार गांधी जी के लिए कुमारस्वामी जी का था। तो आप लोगों ने आज की DSDS फोरम में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग का